हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज का हम लोग का वीडियो एसएससी जेईई का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। इस पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 4-pole जनरेटर विद 16 कॉइल्स हैज अ 2-layer लैप बाइंडिंग, द पोल पिच इज। इसमें पोल पिच पूछी गई है, एक डबल लेयर की लैप बाइंडिंग की गई है 4 पोल के मशीन में। तो चलिए समझ लेते हैं कि पोल पिच होता क्या है। तो पोल पिच, जिसको हिंदी में ध्रुव दूरी, पिच मतलब दूरी होती है, ठीक। पोल पिच होता है स्लॉट पर पोल, यानी एक पोल के नीचे कितने खांचे आपके आ रहे हैं, वही कहलाता है हम लोग का पोल पिच, ठीक। स्लॉट पर पोल, इसको कभी कभी हम डिग्री में भी मापते हैं। तो अगर फुल पिच बाइंडिंग बोल रहा है तो फुल पिच बाइंडिंग में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का आपका पिच हो जाएगी, विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है लैप बाइंडिंग, तो लैप बाइंडिंग और पोलों की संख्या कितनी दी गई है, 4, ठीक। फिर स्लॉट, देखिए डबल लेयर से कंफ्यूज नहीं होना है। डबल लेयर का मतलब क्या है, अगर ये आपका खांचा है, ये हम लोग का स्लॉट है, तो इसी के अंदर एक कॉइल ऐसे किए थे और जो दूसरी लेयर वाली कॉइल है उसको इसी के ऊपर ऐसे क्या करेंगे, वाउंड कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डबल लेयर बाइंडिंग हो गई। क्या खांचों की संख्या बढ़ी है, नहीं ना। स्लॉट क्या चेंज हुए हैं, नहीं, स्लॉट उतने ही हैं। इसका मतलब 16 स्लॉट दिया गया है, हाँ 16 स्लॉट दिए गए हैं, जितने कॉइल उतने स्लॉट, ठीक, अपॉन कितना 4। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये लेयर आपका हो रहा है, तो लेयर में आपका उसी स्लॉट में जो बाइंडिंग कर रहे हैं उसी के ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, तो उसको बोलेंगे डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, ठीक है। उससे हम लोग खांचों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा गया है 2 कपल्ड कॉइल्स विथ L1 L2 इज इक्वल टू 0.6 हेनरी। 2 कॉइल दी गई हैं जिनमें दोनों कनेक्टर्स दिया गया है 0.6 हेनरी और उनका कपलिंग कोफिशिएंट यानी K का मान दिया गया है कितना, 0.8। तो आपसे रेशियो पूछा है, N2/N1 का रेशियो क्या होगा, ठीक। चलिए समझ लेते हैं। अब देखिए L बराबर भाई L1 L2, तभी आप N2/N1 निकाल पाएंगे। तो L और N में क्या रिलेशन हमको ये मालूम होना चाहिए। तो L बराबर एक फार्मूला होता है N∅/I, N∅/I, ठीक। लेकिन यहां से आपको दिखेगा क्या कि L प्रोपोर्शनल है किसके, N के। L किस पे डिपेंड कर रहा है, N की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। N की वैल्यू 2 गुना, तो L 2 गुना बढ़ेगा। लेकिन नहीं, अगर आप फ्लक्स को देखें तो फ्लक्स अभी भी डिपेंड कर रहा है उस मटेरियल पर। हम लोगों ने पढ़ा है फ्लक्स फाई बराबर होता है MMF अपॉन रिलेक्टेंस यानी कैपिटल S। तो यहां से यानी जब फाई की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमको एक दूसरा फार्मूला मिलता है μ0μr, जहां से हमको देखने के लिए मिलता है कि L प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, N² के प्रोपोर्शनल हो जाता है। यही फाई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर S का मान पुट करेंगे। S का मान क्या होता है भैया, जैसे हम लोग का रेजिस्टेंस होता है वैसे यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, सॉरी रिलेक्टेंस होता है, प्रत्याश होता है, ठीक। तो R बराबर ρL/A, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, K L/A हो जाएगा, ठीक, K L/A हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप फाई की वैल्यू को पुट करोगे तो हमको मिलेगा L प्रोपोर्शनल किसके, N² के। दैट्स मीन L1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी N2 पूछा है तो L2 N2 का स्क्वायर अपॉन L1 क्या हो जाएगा, N1 का स्क्वायर, ठीक। यही तो होगा। इंडक्टेंस के लिए दोनों क्या है, बराबर है, 0.6 हेनरी। 0.6 हेनरी मतलब जो रेशियो आएगा N2/N1, देखिए स्क्वायर है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। लेकिन मिलेगा क्या, ठीक, 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, यानी हमको मिलेगा क्या, 1:1, क्योंकि इंडक्टेंस L1 L2 दोनों की वैल्यू क्या है, 0.6 हेनरी है, ठीक। यानी यहां पे हम लोग का ऑप्शन नंबर, अच्छा रेशियो नहीं पूछा है, रेशियो पूछा है तो 1:1 यानी 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें पूछा गया है द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF इज यूटिलाइज्ड इन,
यानी जो आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस में प्रयोग में लाया जाएगा या किस डिवाइस में वो ईएमएफ उत्पन्न कराया जाएगा। पहला दिया गया है चोक में, ट्रांसफार्मर में, थर्मोकपल्स में या फिर जनरेटर में। तो डायनेमिकली इंड्यूस का मतलब क्या होता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड या तो हम लोग का कंडक्टर, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही रिलेटिव मोशन में होंगे तब हम लोग का ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक, और ये किस में होता है, तो जनरेटर में होता है। जनरेटर में हम लोग का डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, जनरेटर। ठीक बंधु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें पूछा गया है द करंट रीड बाई अमीटर इन द एसी सर्किट। अच्छा, सोन इन द फिगर। एक सर्किट बनी गई है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे है, एसी सिंबल दिया गया है, एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, 5 एम्पियर की, और यहाँ पे लगाया गया है एक अमीटर, और इसमें पूछा गया है आपको, यहाँ पे दिया गया कितना, 230 वोल्ट दिया गया है। पूछा गया है बताइए कि अमीटर में रीडिंग की वैल्यू क्या आएगी, मतलब अमीटर में कौन सी करंट बहेगी, जो यहाँ से रिजल्टिंग करंट जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, फेजर डायग्राम मेथड से। बना लेते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, रेफरेंस क्या लेंगे पैरेलल सर्किट में, वोल्टेज को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, पावर फैक्टर वाले का कैसे खींचना है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको फेजर डायग्राम कैसे खींचते हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब पहले क्या है, इंडक्टर, इंडक्टर में करंट क्या होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 एम्पियर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट कितनी है, 3 एम्पियर, और ये क्या होगी, वोल्टेज के साथ सेम फेज में आएगी क्योंकि यहाँ पे लीड लैग नहीं होगा, सेम फेज में चलती है। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है, करंट क्या होती है, आगे होती है, तो 90 डिग्री हम करंट को आगे बढ़ा देंगे, कितनी हो जाएगी, 5 एम्पियर। इसको छोटा बना देते हैं, ये हो गया 1 एम्पियर, ये हो गया 5 एम्पियर। 3 धाराएं हैं, 3 दिशाओं में हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमको मिलता है क्या, I इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। चाहे आई एल माइनस आई सी लिखिए, चाहे आई सी माइनस आई एल लिखिए, कोई अंतर आने वाला नहीं है। यहां से रख के सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू कितनी बंधु, 3, 3 त्रिका 9, प्लस आई एल की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 1 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर। देखिए कोई चेंज नहीं आएगा, ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 9 प्लस 4 चौक 16, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी रूट टाइम्स 25, दैट्स मीन 5 एम्पियर करंट हमको मिलेगी इस अमीटर के द्वारा। रीडिंग कितनी होगी उसकी, 5 एम्पियर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यहाँ पे हम भी केसीएल ही लगाए हैं, लेकिन ये क्या है आपका अर्थमेटिक सम ना होकर बल्कि क्या है, अलजेब्रिक सम में फॉर्म किया गया है, क्योंकि ये क्या है, एसी सर्किट है आपकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें पूछा गया है, ये भी सर्किट से है, सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, सप्लाई है। आपको वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, इसके क्रॉस दिया गया है 3 वोल्ट, इसके क्रॉस दिया गया है कितना 14 वोल्ट, और इसके क्रॉस दिया गया है कितना 10 वोल्ट। यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज है, करंट सब में क्या होगी, एक समान ही बहेगी। सीरीज सर्किट में धारा क्या होती है, बराबर होती है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज बराबर होता है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है कि प्रीवियस वाला किसका था, पैरेलल सर्किट का था, जबकि अभी वाला किसका है, ये सीरीज सर्किट का है। तो यहाँ पर भी क्या बेसिक सा समान चीज क्या है, करंट, रेफरेंस क्या लेंगे, करंट को, वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस के क्रॉस 3 वोल्ट का सेम फेज में होगा। फिर इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है, स्टोर होता है, इंडक्टर वोल्टेज स्टोर होता है नहीं ना, करंट स्टोर होती है, तो करंट कहाँ रह जाएगी, पीछे, वोल्टेज क्या हो जाएगा आगे। तो वोल्टेज बन गया यहाँ पे कितना वोल्ट, 14 वोल्ट। इसमें कैपेसिटर में स्टोर होता है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा 10 वोल्ट का। तो यहाँ से जो फार्मूला मिलेगा हमको, V इज इक्वल टू अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है फेजर डायग्राम वाले टॉपिक में, वीडियो में। ठीक है, चलिए अब वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनल में आंसर मिल जाएगा कितना, 3, 14 में से 10 जाएगा 4, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, अंडर रूट 25 आएगा।
इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या था, केवीएल था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ था। इससे प्रीवियस पैरेलल में क्या लगाए थे, केसीएल लगाए थे, किरचॉफ करंट लॉ लगाए थे। तो चीजें सेम है, बस आपको ध्यान ही रखना है कि ये एसी सर्किट है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, आपका अलजेब्रिक सम लगाया जाएगा। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है द पावर फैक्टर विल बी द लीडिंग इन केस ऑफ, यानी पावर फैक्टर किस में लीड करेगा। पहला दिया गया है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में, कि रेजिस्टेंस हीटिंग में, इंडक्शन हीटिंग में, या फिर ऑल ऑफ दी एबव, सभी में। तो लीडिंग की बात कर रहा है, तो हम लोगों ने 3 चीज पढ़ा कि जब रेजिस्टिव होता है तो क्या होता है, सेम फेज में। अगर प्योर रेजिस्टेंस है तो क्या होता है, सेम फेज में। कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर लीड करेगा। इंडक्टर केस में क्या होगा बंधु, लैग करेगा। तो अगर आपसे लीडिंग पूछा है, दैट्स मीन ऐसा सर्किट होना चाहिए या ऐसी वेल्डिंग की विधि होनी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्या रहे, ज्यादा रहे। तो क्या रेजिस्टेंस हीटिंग में आ रहा है, नहीं। इंडक्शन में नहीं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, कैपेसिटर की डिफिनीशन ही कहती है जब दो चार्ज किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से अलग हो जाते हैं, दो चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से अलग हो जाते हैं, तो ये फिनोमेना क्या परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करता है हम लोग का कैपेसिटर। दैट्स मीन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एक ऐसी हीटिंग का मेथड है जिसमें हम लोग को पावर फैक्टर क्या मिलेगा, लीडिंग नेचर का मिल जाएगा। तो छठे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें पूछा गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निश द रिलेशनशिप बिटवीन, किसमें संबंध दिखाता है थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम। ठीक है, आप लोगों का सब्जेक्ट होगा ईएमसी। ठीक है, जैसे मैकेनिकल का भी कुछ टॉपिक था तो वहां से क्वेश्चन फॉर्म किया गया, पूछा गया है। तो जो फर्स्ट लॉ है ये किसमें रिलेशन दिखाता है, हीट एंड वर्क में, हीट वर्क और सिस्टम की प्रॉपर्टी में, या फिर वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, या फिर डी दिया गया है वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में दिखाता है। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम है ये आपका हीट में, वर्क में और सिस्टम के विभिन्न प्रॉपर्टीज के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, जो कि मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट हैज द लोएस्ट रेजिस्टेंस, निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट यानी उपयंत्र का जो प्रतिरोध है वो न्यूनतम दिया गया है। अमीटर का होगा, वोल्ट मीटर का होगा, मेगर का होगा कि फ्रीक्वेंसी मीटर का होगा। ठीक है, मेगर हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए अमीटर की बात करते हैं। अमीटर से क्या मापते हैं बंधु, धारा मापते हैं। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। रेंज बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं, संट लगाते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, इसकी वजह से अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक, फिर याद रखेंगे जो हम संट लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है, RSH इज इक्वल टू RM अपॉन कैपिटल M माइनस 1। RM क्या है, मीटर का प्रतिरोध, कैपिटल M क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसकी वैल्यू होती है बढ़ी हुई धारा बटे मीटर के द्वारा मापी गई धारा, बढ़ी हुई धारा बटे मीटर के द्वारा मापी गई धारा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एसएससी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो अच्छे से फॉर्मूला याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें क्या पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए वाला। अमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द मूविंग कॉइल इन अ मूविंग कॉइल इन अ डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर इज कनेक्टेड। जो डायनेमोमीटर टाइप का वाटमीटर है, इसमें जो मूविंग कॉइल है, दो कॉइल होती है, एक कौन सी होती है, फिक्स कॉइल, दूसरी क्या होती है, मूविंग कॉइल। तो ये कॉइल किसके साथ जोड़ी जाती है, सीरीज जोड़ी जाती है फिक्स कॉइल के, या फिर अक्रॉस सप्लाई जोड़ी जाती है, या फिर सीरीज जोड़ी जाती है लोड के, या फिर एनी ऑफ दी अबव। देखिए वाटमीटर में, जो हम लोग का वाटमीटर है भैया, इस वाटमीटर में हम लोग दो कॉइल लगाते हैं। एक होती है कौन सी, फिक्स्ड कॉइल, एक होती कौन सी, मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल। फिक्स कॉइल को क्या बोलते हैं, सीसी, दैट्स मीन करंट कॉइल। मूविंग कॉइल को क्या बोलते हैं, पीसी, पोटेंशियल कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल भी कह दिया जाता है। करंट कॉइल जोड़ी जाती है किस क्रम में, सीरीज में जोड़ी जाती है लोड के, और पीसी जोड़ी जाती है किस क्रम में, लोड के साथ पैरेलल में, या फिर आप कह लीजिए संट में। ये तो बात आई। तो अक्रॉस द सप्लाई, लोड सप्लाई पैरेलल में। तो आपका जो डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर है, इसमें जो मूविंग कॉइल है यानी प्रेशर कॉइल जो है वो क्या जोड़ी जाएगी, सप्लाई के साथ पैरेलल में, मतलब अक्रॉस द सप्लाई जोड़ी जाएगी। तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का क्या, बी, हाँ बी, अक्रॉस द सप्लाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द मैकेनिकल पावर डेवलप इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर P इज, यानी एक आपका 3-phase इंडक्शन मोटर है तो इसमें जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगी, ठीक है, किसमें आपका जो एयर गैप पावर डेवलप हो रही है, इन दोनों में एक प्रकार से रिलेशन पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, PM इज इक्वल टू 1 माइनस एस PG, जनरेटेड पावर बोलिए आप, ठीक, या फिर बोल लीजिए विकसित शक्ति, दोनों एक ही बात है। ये रिलेशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या PG ना लिखकर क्या लिखा हुआ, खाली P लिखा हुआ है, तो एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर एक याद रखिएगा, रोटर पावर इनपुट और रोटर कॉपर लॉस में रिलेशन पूछ लेता है, तो रोटर कॉपर लॉस P कॉपर लॉस बराबर क्या होता है, S गुणे रोटर का इनपुट, रोटर का इनपुट, P इनपुट का मतलब किसका है, रोटर के इनपुट की बात की जा रही है, उसमें स्लिप का गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगी क्या, कॉपर लॉस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 11, इसमें पूछा गया है द नेगेटिव फेज सीक्वेंस इन अ 3-phase सिंक्रोनस मोटर एग्जिट्स व्हेन द मोटर इज, यानी एक आपका मोटर है, कौन सा, 3-phase सिंक्रोनस मोटर, इसमें नेगेटिव फेज सीक्वेंस कब आपको मिलेगा, जब ये अंडर लोड पे होगा कि ये ओवरलोड पे होगा, या फिर सप्लाई विद अनबैलेंस वोल्टेज, यानी जब इसको अनबैलेंस वोल्टेज की सप्लाई दी जाएगी तब नेगेटिव सीक्वेंस आएगा, या फिर जब ये गर्म होगा तब इसमें नेगेटिव सीक्वेंस आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो 3 सीक्वेंस होते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस को हम लोग लिखते हैं किससे, 1 से, नेगेटिव को लिखते हैं 2 से, और जीरो सीक्वेंस को किससे लिखते हैं, 0 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव वाले में क्या होता है, जो आपका बेसिक फेजर डायग्राम था उसमें कोई चेंज नहीं आता है, जैसे पहले था बिफोर फॉल्ट, आफ्टर फॉल्ट फेजर डायग्राम क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फेजर डायग्राम सेम टू सेम नहीं है तो कहलाएगा आपका नेगेटिव, और अगर इनके बीच में एंगल हो जाता है 0 तो ये कहलाएगा कौन सा, जीरो सीक्वेंस या जीरो फेज सीक्वेंस का फॉल्ट। ठीक है, तो जब आपका आप अनबैलेंस सप्लाई दे रहे हो, जब आप अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो अनबैलेंस होने का मतलब है कि हर एक फेज को अपना अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है और फेज डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, कि जब हम लोग अनबैलेंस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग के सिंक्रोनस मोटर में आपका नेगेटिव सीक्वेंस का फॉल्ट या नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है ए सेंटर जीरो अमीटर कनेक्टेड इन अ रोटर सर्किट ऑफ 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर मेक्स 30 ऑक्सीलेशन इन 1 मिनट, द रोटर स्पीड इज, रोटर की स्पीड पूछा गया है आपसे जब एक अमीटर कनेक्ट किया गया है जो 6 पोल और 50 हर्ट्ज के इंडक्शन मोटर में कनेक्ट किया गया है, और इसमें आपका ऑक्सीलेशन दिया गया है रोटर का पर मिनट कितना, 30 ऑक्सीलेशन इन 1 मिनट। तो जो भी क्वांटिटी इंड्यूस हो रही है वो आपका 30 ऑक्सीलेशन पर मिनट में उत्पन्न हो रही है। इसमें पोलों की संख्या दी गई कितनी, 6, फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज। क्या हम यहाँ से NS निकाल सकते हैं, तो NS बराबर क्या हो जाएगा, 120 F/P, 120 F/P। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1000, कितना आ जाएगा, 1000 RPM। अब NS की वैल्यू अगर 1000 RPM है तो NR की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1000 से कम ही आएगी। कितनी आएगी वही हमको यहाँ पे देखना है। ठीक, आगे और क्या दिया गया सवाल में, आगे दिया गया है, अच्छा रोटर में ऑक्सीलेशन दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 30 ऑक्सीलेशन पर मिनट करता है, यानी ये हम लोग की रोटर की फ्रिक्वेंसी हो जाए, अगर ये किस में आ जाए, साइकिल पर सेकंड में आ जाए, तो हम क्या FR निकाल सकते हैं साइकिल पर सेकंड से, 30/60, भाई मिनट में है क्या हो गया 60, भाग दे दिए तो कितना हो गया, साइकिल पर सेकंड में आ गया, यानी हर्ट्ज। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1/2, तो FR की वैल्यू मिल गई हमको कितनी, 0.5 हर्ट्ज। अब FR क्यों निकालना है आप सोच रहे होंगे, देखिए अगर हमको NR निकालना है तो NR बराबर क्या होगा, NS 1 - S। क्या स्लिप हमको डायरेक्ट सवाल में दी गई है, नहीं स्लिप हमको नहीं दी गई है, तो हम NS 1 - S बराबर FR/F लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं, बस रख दीजिए आपका आंसर आने वाला है
NS की वैल्यू 1000, 1 माइनस FR रोटर फ्रिक्वेंसी कितना 0.5 और ये फ्रिक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 1000 माइनस 0.01 ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 माइनस 2 हटा कितना बचा 10 यानी 990 RPM। NR की वैल्यू कितनी आ गई 990 RPM, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 13 पे, इसमें पूछा गया है द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इन पावर सिस्टम P इज, यानी पावर सिस्टम में पावर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो परमिसिबल, उसमें वेरिएशन कितना होगा, टॉलरेंस कितना होगा। देखिए इसके दो आंसर होंगे, कहीं आपको फ्रिक्वेंसी में जो वेरिएशन है वो मिलेगा कहीं कहीं प्लस माइनस 1% का और कहीं कहीं मिलता है प्लस माइनस 3% का, तो दोनों ही सही हैं। बस जो 1% है ये हम लोग लेते हैं क्या आइडियली लेते हैं कितना 1%, जबकि जो प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली कितना होता है वो वेरिएशन 3% का वेरिएशन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या मार्क करेंगे 3%। ठीक, यहाँ मार्क करेंगे कौन सा 3%, जब तक आइडियली ना लिखा जाए तब तक हम लोग अपने मन से नहीं मानेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आइडियली पूछेगा बंधु तो याद रखिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1% का वेरिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें पूछा गया है फॉर कूलिंग ऑफ अ लार्ज साइज जनरेटर्स हाइड्रोजन इज यूज्ड बिकॉज, यानी जो बड़े साइज के आपके अल्टरनेटर्स हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, किसका यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस का, क्यों करते हैं वही पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ये इससे खतरा कम होता है, दूसरा है इट इज लाइट इन वेट, ये भार में हल्का होता है, तीसरा दिया गया है इट इज ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी जो इसमें कंडक्टिविटी है किसकी थर्मल की वो बहुत ही उच्च है, या फिर डी दिया गया है ऑल ऑफ दी एबव। तो जो हाइड्रोजन गैस है इसमें तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं, इसी वजह से हम लोग बड़े साइज के अल्टरनेटर में कूलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं किसका हाइड्रोजन का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the connected load of a consumer is 2 किलोवाट and his maximum demand is 1.5 किलोवाट, यानी कंज्यूमर का जो कंज्यूम लोड है, ठीक, मैक्सिमम डिमांड है, यानी जितना उसने कनेक्शन लिया उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड, वो कितना है 2 किलोवाट है। लेकिन जो वो चला रहा है वो कितना है 1.5 किलोवाट है। आपका जो कनेक्टेड लोड है जितने के लिए कनेक्शन लिया गया है वो कितना है 2 किलोवाट है, लेकिन जो चला रहा है प्रेजेंट टाइम वो कितना है 1.5 किलोवाट है। तो आपको बताना है कि डिमांड फैक्टर उस कंज्यूमर का क्या हो। तो इसका फार्मूला हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड यानी एमडी, जो मीटर में एमडी लिख कर आती है, अपॉन में क्या कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी दी गई है यहाँ पर, मैक्सिमम डिमांड उसकी 1.5 किलोवाट है और कनेक्टेड लोड कितना है 2 किलोवाट का है, तो कितना हो जाएगा 0.75, और इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि किलोवाट अपॉन किलोवाट यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक, चलिए यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर, इसमें पूछा गया है टू मीट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स एट लोड सेंटर यूजुअली हम लोग क्या यूज़ करेंगे अगर हम लोग को लोड एंड पर रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट की मीट कराना है, मीट आउट कराना है, बराबर रखना है। तो उसके लिए शंट कैपेसिटर यूज़ करोगे, सीरीज कैपेसिटर यूज़ करोगे, या फिर शंट रिएक्टर यूज़ करोगे, या फिर टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, देखिए बंधु, जब भी आपसे रिएक्टिव पावर, जो रिएक्टिव पावर है उसको मीट आउट करने की बात की जाएगी, तो उस केस में हम लोग समांतर क्रम में, या फिर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या शंट कैपेसिटर प्रयोग में लाएंगे। ठीक, शंट कैपेसिटर समांतर क्रम में कैपेसिटर लगाएंगे, रिएक्टर अलग हो जाता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ 500 kVA 200 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, इट्स केवीए रेटिंग विल बी। आपके 500 kVA 200 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है,
अब उसको 50 हर्ट्ज पे अगर आप चलाओगे तो केवीए रेटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए केवीए रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे केवी रेटिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे घटाओगे केवी रेटिंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि उसी के अनुसार आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो KVA1 F1 कर लो, KVA2 प्रोपोर्शनल F2 हो जाएगा, दोनों को भाग दे दो। तो जब 500 था फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 200। अब यही आपको KVA बताना है, KVA लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 50, काट दो 4, ये कट जाएगा भाई, यहाँ जाएगा यहाँ चलाएगा, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 125, यानी आपका आंसर निकल के आएगा 125 KVA। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से साइज घटती है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से साइज तो घट जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो केवी रेटिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ट्रांसफार्मर का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है द एंगल बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑन नो लोड आर ऑफ अ सिंगल फेज अल्टरनेटर इज। तो क्या होगा, सिंगल फेज का अल्टरनेटर है, इसमें आपका ईएमएफ और जो आप सप्लाई वोल्टेज लगा रहे हो टर्मिनल वोल्टेज है, सॉरी अल्टरनेटर पूछा गया है, तो अल्टरनेटर में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और क्या होगा, टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो कितना होगा, यहां से आएगा, आप रिजल्ट निकालोगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री के आसपास मिलता है। कितना, एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी 90 डिग्री हमको मिलने वाला है। अगर यहाँ पे दिया होता 0 से 90 के बीच तो वो हम लोग का काफ़ी सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या मार्क करेंगे हम लोग, 90 डिग्री ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ये ईएमएफ होगा, सॉरी ये इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये क्या होगा, वोल्टेज। जैसे जैसे आप ईएमएफ क्या चेंज करते हो तो ना एक्साइटेशन, ईएमएफ क्या होगा, चेंज होता जाएगा, उसी हिसाब से क्या होता है, पावर फैक्टर लीड लैग चेंज हो जाता है ना, वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ए सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस पावर विल डिलीवर मैक्सिमम एट द पावर एंगल ऑफ, ये 8 ना लिखकर डेल है, क्या है, एंगल पूछा गया है, डेल की वैल्यू पूछी गई है। तो डेल क्या होगा, मैक्सिमम पावर के लिए पावर का फार्मूला क्या होता है, EV अपॉन एक्स साइन डेल, है ना। डेल की वैल्यू मैक्सिमम कितना, 90 डिग्री, तभी तो साइन 90 का मान कितना होता है, अधिकतम 1, कितने पर, 90 पर। ये भाई क्रॉस ना होकर क्या, एक्स रिएक्टेंस है हम लोग का, ठीक है। डेल की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है स्टार्टिंग टार्क ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, बहुत कम होगा कि 0 होगा, बहुत ज़्यादा होगा, या फिर फुल लोड टार्क का आधा हो जाएगा। तो सिंक्रोनस मोटर का जो टार्क होता है स्टार्टिंग समय में कितना होता है, 0। 3 फेज हो या फिर सिंगल फेज हो, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क भी 0 होता है, इसीलिए वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, चाहे आप डैम्पर बाइंडिंग लगाते हो या फिर बाहर से प्राइम मूवर से घुमाते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स। पावर फैक्टर क्या होगा जिस पे आपका ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता है। पहला दिया गया यूनिटी होगा कि 0.8 लैगिंग होगा कि 0.8 लीडिंग होगा, कि ये डिपेंड करेगा लोड के पावर फैक्टर पर। ठीक, तो देखिए जितने भी डिवाइसेस, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, केवीए में रेटेड होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस की रेटिंग केवीए में होती है, इनका जो पावर फैक्टर है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन लोड, इस पे लोड पे डिपेंड करेगा। ठीक भैया, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट वन हो जाएगा। 22 पर आ जाते हैं, इसमें पूछा गया है द एफिशिएंसी ऑफ अ 100 kVA ट्रांसफार्मर इज 0.98 एट फुल एज वेल एज हाफ लोड, यानी फुल लोड पर कहिए या फिर हाफ लोड पे कहिए, जो 100 kVA का ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 0.98 है। फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉस, यानी इसी ट्रांसफार्मर का फुल लोड पे कॉपर लॉस क्या होगा, लेस देन होगा कोर लॉस से, ग्रेटर देन होगा कि इक्वल होगा, या फिर सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस एट विच कंडीशन, जब आपका ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कार्य करेगा। ठीक, लेकिन
इसके अलावा हमेशा आपको आयरन लॉस कम और कॉपर लॉस क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ये कंडीशन है, स्टार लगा दे रहे हैं, ये क्या कंडीशन है, जब ट्रांसफार्मर बोलेगा मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कार्य कर रहा है, अधिकतम दक्षता पर कार्य कर रहा है, उस केस में आपकी ताम्र हानियां आयरन हानियां के बराबर होंगी, अन्यथा कॉपर लॉस क्या होगी, ज्यादा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, सी इज मोर देन कॉपर लॉस इज मोर देन आयरन लॉस। 23 Which of the following will improve the mutual coupling between the primary and the secondary circuit? यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के बीच में जो म्यूचुअल कपलिंग है, पारस्परिक कपलिंग है, वो कैसे इंप्रूव की जा सकती है। ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाए उसमें, जिसमें ब्रेकिंग डाउन वोल्टेज क्या बहुत ज्यादा हो, उससे कोई मतलब है ही नहीं। ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ाने से आपका वोल्टेज आप बढ़ा सकते हो, कपलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बी, हाई रिएक्टेंस मैग्नेटिक कोर, रिएक्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या कपलिंग बढ़ेगी, नहीं। रिएक्टेंस फ्लक्स का विरोध करता है तो कपलिंग बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्या होगी, घट जाएगी। फिर सी दिया गया है बाइंडिंग मटेरियल ऑफ अ हाई रेजिस्टिविटी, जो बाइंडिंग मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस आप बढ़ा दोगे, रेजिस्टिविटी बढ़ा दोगे तो क्या आपका कपलिंग फैक्टर बढ़ेगा, नहीं, कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टिविटी के चेंज करने से करंट की वैल्यू इधर उधर होगी, आपके कपलिंग फैक्टर ने फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। डी दे रहा है लो रिलेक्टेंस मैग्नेटिक कोर, यही सही हो जाएगा। जितना प्रत्याश कम से कम रहेगा, फ्लक्स और रिलेक्टेंस में क्या बंधु संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। जैसे जैसे प्रत्याश बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स का मान घटेगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट वन हो जाएगा। 24 इसमें पूछा गया है हाई लीकेज ट्रांसफार्मर आर ऑफ। जो हाई लीकेज ट्रांसफार्मर हैं वो किस काम में प्रयोग में लाए जाएंगे या कैसे होंगे, स्मॉल वी रेटिंग के होंगे, हाई वी रेटिंग के होंगे, लो वी रेटिंग के होंगे, या फिर लो वोल्टेज रेटिंग के होंगे, या फिर हाई वोल्टेज रेटिंग के हो जाएंगे। हाई लीकेज रिएक्टेंस, दो फ्लक्स होते हैं, एक होते हैं लिंकेज जो सर्किट से जुड़ते हैं, एक होते हैं लीकेज जो सर्किट से नहीं जुड़ पाते, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षरण फ्लक्स। और लिंकेज को क्या बोलते हैं बंधु, उपयोगी फ्लक्स। अब आप ये बताइए अगर लीकेज फ्लक्स ज्यादा है तो क्या इनमें ज्यादा इंड्यूस होगा, नहीं इंड्यूस होगा। ठीक, मतलब ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग है वो क्या ज्यादा होगी, नहीं, घट जाएगी। मतलब जिसमें लीकेज ज्यादा हो रहा है उसका यूज हम लोग करेंगे लो वीए रेटिंग के लिए, जो मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर ए में, लो वीए रेटिंग, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, स्मॉल वीए रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट एंड लास्ट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो ये आपको बिना ऑप्शन याद होना चाहिए। रो ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक तो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर, यानी किसका बना है, कॉपर का है, तो चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे वो इतना बड़ा हो, उसके लिए रो की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड द सेकेंड वन इज टेम्परेचर पर। ठीक, तो किस पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पर। ऑप्शन आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल जहां लिखा हो वही सही हो जाएगा। डायमेंशन पर नहीं, कोई मतलब नहीं, डायमेंशन बताया ना, इतना बड़ा हो या फिर इतना बड़ा हो, रो की वैल्यू सेम रहेगी। कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, बिल्कुल कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टिविटी। फिर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उससे कोई मतलब नहीं है, डी बोथ ए एंड बी, नहीं गलत है, ए एंड बी नहीं होगा। डायमेंशन से कोई मतलब नहीं होता बंधु, याद रखिएगा। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। डायमेंशन ये आपका ये ऐसे है, ठीक, इतना बड़ा हो या फिर इतना बड़ा हो, अगर दोनों कॉपर का है तो रो की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम टू सेम आएगी, उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये थे हम लोग के 25 क्वेश्चन सेट नंबर 19 के। इसको आप सॉल्व करिए, पेपर को आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, जल्द ही मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।